देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद से पहले बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने जानवरों को काटने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश को लेकर ध्यान में रखकर लिया गया है। अब खुले में या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जानवरों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानवरों को काटने को लेकर सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, जिसमें पहला नियम है गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की बलि देने के लिए एक खास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पशु का वध करने से पहले नगर पालिका या पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु डॉक्टर दोनों से मिलकर बना एक संयुक्त सर्टिफिकेट लेना होगा। तीसरा नियम है, अगर कोई अधिकारी आपको ये सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो आप 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा सड़क किनारे या किसी भी सार्वजनिक जगह पर पशुओं को मारना पूरी तरह मना है। वध सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करके किसी जानवर को मारने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों एक साथ हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन वाले 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। नए आदेश के तहत स्टूडेंट्स को हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी अनुमति दी गई है, बशर्ते ये स्कूल के अनुशासन और नियमों के तहत हो। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गई थी। ये विवाद राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैल गया। इसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े छात्रों ने बदले में भगवा शॉर्ट पहनकर कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हिंसा हुई तो फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया कि कोई भी कपड़ा जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को परेशान करेगा, उसे पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश को लेकर जमकर बवाल भी हुआ। अब शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के 2022 वाले आदेश को रद्द कर दिया है। अब नई गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में हिजाब और पवित्र धागा पहनने की अनुमति होगी। This is in regarding on April 24th, there was an incident where a Janivara was sacred thread was cut and asked him to remove. That was really it took up in the society also, and even for the students there was a lot of stress on them. And Honorable Minister Mr. Dinesh Gundu Rao and even all the other colleagues, irrespective of what it is, they all had given reaction, and especially Dinesh Gundu Rao ji said this is राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। उनकी विदेश यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा पिछले 22 सालों में वह 54 बार विदेश दौरे पर गए हैं। उनके साथ हर बार 3 से 4 लोग विदेश जाते हैं। उनकी विदेश यात्रा का फंडिंग कौन करता है? राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी करीब 22 सालों से निर्वाचित पद पर हैं। इस दौरान वे कई बार विदेश यात्रा पर भी गए। आधिकारिक तौर पर उनकी 54 विदेश यात्राएं बनती हैं। ये दौरे सार्वजनिक हैं, लेकिन इनकी फंडिंग सार्वजनिक नहीं है। सुनिए बयान। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमेटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं।
अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। 2004 से भैया टाइम क्या हुआ है? महिला ने जैसे ही बस के गेट पर खड़े युवक से ये सवाल पूछा, उसने जवाब देने के बजाय महिला को अंदर की ओर खींच लिया। फिर जो हुआ उससे दिल्ली के निर्भया कांड की यादें फिर से ताजा हो गई। दरअसल रानीबाग थाना इलाके में एक निजी स्लीपर बस के अंदर 30 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरिंदगी की ये वारदात तब हुई जब बस दिल्ली से बिहार जाने के लिए तैयार हो रही थी। वारदात के बाद पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बस की पहचान की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्क्रीन पर जिस बस को आप देख रहे हैं ये वही बस है जो इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिसे अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उमेश और रामेंद्र के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से एक बस का चालक है और दूसरा कंडक्टर है। भारत सरकार ने सोने और चांदी के आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक चांदी की कीमत 20,500 रुपए बढ़ाकर अब 2,97,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो कल 2,77,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 99.9% शुद्धता वाला सोना 5% से अधिक बढ़कर 1,65,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसका पिछला बंद भाव 1,56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस फैसले के पीछे प्रमुख उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम करना और सोने चांदी के आयात पर नियंत्रण पाना है। प्रधानमंत्री ने जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील भी की थी, जिसे इस नीतिगत बदलाव का एक हिस्सा माना जा रहा है। इस आयात शुल्क वृद्धि से सोने और चांदी की कीमतें तुरंत बढ़ गई हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।